हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य ही देखें। तो यह कर्क लग्न की कुंडली है और सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है और यह अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं शनि के घर में, और इस पर शनि की दृष्टि भी है। जो शनि है जहाँ विराजमान होते हैं वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ से शनि अपने घर में दिख रहे हैं, परंतु यहाँ सूर्य पर देख रहे हैं। यदि शनि सूर्य पर नहीं देखते और सिर्फ अपने घर में देखते तब तो अच्छा योग था, लेकिन सूर्य जो है धन एवं कुटुंब के स्वामी है और इस पर शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पर सूर्य पीड़ित हो गए और सूर्य 24 अंश के अंश बल में भी कमजोर है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है और कुटुंब से भी मतभेद हो जाता है और ससुराल पक्ष से भी मतभेद होता है। हालांकि यहाँ से सूर्य अपने घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु यहाँ जब सूर्य पीड़ित हो गए तो कैसे लाभ होगा। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें, उनकी आराधना करें और शनि से संबंधित उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न भाव के स्वामी है और उच्च राशि में विराजमान है और एकादश भाव में विराजमान है। तो यहाँ चंद्रमा यदि अकेले विराजमान है तब तो बहुत अच्छा योग है कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में तो विद्या, बुद्धि, संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यह तो सिर्फ चंद्रमा का फलादेश हो गया, परंतु इसके साथ शनि और राहु भी विराजमान है। तो शनि चंद्रमा एक तो 3 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, सिर्फ उच्च राशि में विराजमान होने से नहीं होगा, अंक बल भी देखना पड़ेगा, और शनि और राहु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आमदनी में भी बहुत परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है और राहु शनि से संबंधित दान उपाय तो करेंगे ही। मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं। यह विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी है और पिता राज रोजगार के भी स्वामी है और यह षष्ठ भाव में चले गए, रोग एवं शत्रु के घर में चले गए, परंतु मंगल किसी से पीड़ित नहीं है, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु लाभ भी प्राप्त होता है। और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए और शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, परंतु स्वयं के रोजगार में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव में, जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है और लग्न में दृष्टि के कारण ऐसे शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती और निडर भी होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी चंद्रमा से संबंधित आपको बताया था कि लग्नेश चंद्रमा राहु शनि से पीड़ित है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में परेशानी होती है, परंतु मंगल यहाँ दृष्टि डालकर कुछ सहयोग कर रहे हैं, यानी उस क्षेत्र में थोड़ा लाभ दे रहे हैं। तो यहाँ आपको मंगल को प्रबल करना आवश्यक है जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको हो सके। बुध जो है इस कुंडली में अकारक माने जाते हैं, यानी कि खर्च के स्वामी है और पराक्रम, भाई बहन के स्वामी है, और बुध जो है आयु भाव में, अष्टम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है और भाई बहन के सुख में भी कुछ कठिनाई होती है। बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, परंतु भाई बहन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग प्राप्त होता है और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के क्षेत्र में कुछ सहयोग प्राप्त होता है या लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए बुध को यहाँ दान एवं उपाय करना है। बुध इस कुंडली में अकारक होते हैं, इसलिए बुध को ऑलरेडी यहाँ पर मजबूत है, 13 अंश के हैं, बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इनका जो है दान एवं उपाय करना है, इनका मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न धारण नहीं करना है। गुरु जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के स्वामी है और यह लग्न में विराजमान है अपने उच्च राशि में, तो यह बहुत ही अच्छा योग है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है,
मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, भाग्य की भी विशेष उन्नति होती है। और यहाँ से गुरु पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का भी बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उसे शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। तो यहाँ आपने देख लिया जिस प्रकार की चंद्रमा लग्नेश यहाँ पर राहु शनि से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो रही है। पंचम भाव के स्वामी जो मंगल है वह षष्ठ भाव में चले गए, जिसके कारण विद्या बुद्धि के सुख में भी कुछ परेशानी और कमी होने का योग बन रहा था। परंतु गुरु क्या है कि यहाँ दृष्टि डालकर और यहाँ विराजमान होकर उन सभी क्षेत्रों में लाभ भी दे रहे हैं। इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आपको आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए, सभी ग्रहों के फलादेश को सोचकर निष्कर निकलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु लाभ दे रहे हैं तो अब हम चंद्रमा को छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी तो फिर आपको उससे संबंधित परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए जो ग्रह लाभ देने वाले हैं, कुंडली में कारक हैं, यदि आपके साथ वो परेशानी नहीं भी है लेकिन फलादेश में दिख रहा है कि वह कमजोर पीड़ित है, तो उनका उपाय करना अत्यंत आवश्यक है, वरना जब भी उनकी दशा अंतरदशा आएगी तो फिर परेशानी हो जाएगी। शुक्र जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और चतुर्थ माता भूमि भवन के स्वामी है। और शुक्र जो है वह सप्तम भाव में शनि के घर में विराजमान है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण ऐसे व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य में भी मतलब सफलता प्राप्त होती है और उन्नति होती है। तो शुक्र जो है इनसे संबंधित कुछ समान उपाय आपको करना चाहिए। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है। और शनि यहाँ विराजमान है आय भाव में। तो वैवाहिक जीवन का सुख तो प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता भी प्राप्त होती है, परंतु यहाँ पे चंद्रमा के साथ शनि विराजमान है। अगर यहाँ चंद्रमा नहीं होते और यहाँ सूर्य नहीं होते तो शनि जो है वह बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करते। परंतु यहाँ पर देख लीजिए कि शनि कहाँ कहाँ देख रहे हैं, एक तो चंद्रमा के साथ शनि बैठ गए, दूसरी की वो लग्न पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, और जो शनि है वह यहाँ सूर्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। और फलादेश समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ चंद्रमा के साथ विराजमान होने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से लग्न में जब दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और जीवन की उन्नति भी धीरे धीरे होती है, आलस भी बना रहता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और फिर सूर्य पर दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। मतलब कि शनि जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी का योग बना रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। और आपकी कुंडली में भी फलादेश में सारे जो बातें हैं वो विस्तार से बताई गई है। तो अब शनि यहाँ 28 अंश के, हमने शनि का पहले फलादेश देख लिया, फिर उसका डिग्री भी देखना है कि भाई 28 अंश के हैं, यानी कि शनि जो है वह बहुत कमजोर है अंश बल में। और जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा और शनि साथ में बैठे हुए हैं और शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, परंतु यहाँ 3 अंश के हैं और ये 28 अंश के हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए चंद्रमा को तो पीड़ित करेंगे लेकिन कम पीड़ित करेंगे। लेकिन शनि जब दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य पर, तो ये 28 अंश के हैं या 24 अंश के हैं, तो सूर्य को ज्यादा पीड़ित करेंगे। परंतु पीड़ित दोनों को करेंगे, लेकिन जिसमें अंशात्मक दूरी ज्यादा होगा, दोनों के अंदर में 10, 12, 13 डिग्री से ज्यादा अंतर होगा, उसको कम पीड़ित करेंगे, और जिसमें 10 डिग्री से कम अंतर होगा उसको ज्यादा पीड़ित करेंगे। तो इन सब चीजों को भी समझना आवश्यक है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम शनि का उपाय करना छोड़ दे, चलो अब यहाँ चंद्रमा 3 अंश के हैं, शनि 28 अंश के हैं, तो कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। परंतु लग्न में दृष्टि डालकर तो परेशानी कर रहे हैं ना, और पंचम भाव में भी दृष्टि डालकर परेशानी कर रहे हैं। तो इसलिए शनि से संबंधित उपाय करना आपको अत्यंत ही आवश्यक है। राहु इस कुंडली में वही चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो आमदनी में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह संतान से संबंधित विलंब भी होता है, परेशानी तो होती है और विलंब भी होने का योग बनता है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण
वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। केतु यहाँ पंचम भाव में विराजमान है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु नवम भाव में जब केतु दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और केतु जब यहाँ चंद्रमा और शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र होता है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। तो इसलिए केतु से संबंधित दान उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें आपको सभी ग्रहों के अलग अलग फलादेश होते हैं, कोई परेशानी करता है, कोई लाभ दे रहा है, और सभी को मिलाकर आखिरी निर्णय पर पहुंचा जाता है। तो इसलिए अब इसमें हमें क्या करना है भाई, जो जो ग्रह परेशानी का योग बना रहे हैं हमें उसका दान एवं उपाय करना है, और जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं और कमजोर हैं तो हमें उनको प्रबल करना है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि कभी कुंडली में तो प्रॉब्लम का योग रहता है और ज्योतिषाचार्य लिख देते हैं, परंतु उस व्यक्ति को अच्छी दशा के कारण परेशानी नहीं होती है, तो वो क्या समझते हैं कि नहीं ज्योतिष तो गलत है। लेकिन वही 2 साल 5 साल 10 साल बाद जब समस्या आती है तब याद आती है कि नहीं बिल्कुल सही था। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि आप इन फलादेश को समझें कि फलादेश कैसे किया जाता है, किस प्रकार ग्रह लाभ और हानि देते हैं। तो इस प्रकार आप इसको समझ ही गए, और फलादेश में सब कुछ लिखा गया है और यह समझाने के लिए आपको वीडियो बनाया गया था। और फिर उसके बाद आप फोन से हमसे चर्चा करें, आपको क्या समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। आप जब चर्चा करेंगे तो भी अगर इतना समझाने पर भी समझ में नहीं आई तो और भी विस्तार से आपको समझाया जाएगा, और आपको लाइफ टाइम परामर्श दिया जाता है। तो इसलिए आप विस्तार से चर्चा करें, समझें और आगे बढ़ें जीवन में। हरि ओम तत्सत।